पृथ्वी का परिक्रमण गति कितना है? परिक्रमण गति 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बोले हैं 28 से 30 के बीच में जो आंसर मिले करके आओगे। और अगर परिभ्रमण गति पूछा जाए तो 1670 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ, किलोमीटर पर सेकेंड। और 27.8 किलोमीटर पर मिनट। इसका बोले हैं तीनों याद रखने के लिए, कई बार पूछ लेता है। नहीं याद रहे तो एग्जाम में बैठिए कन्वर्ट करना, ठीक है, लेकिन अगर याद रहेगा तो कर पाओगे। पृथ्वी का नक्षत्र दिवस कितने समय का होता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। और सौर दिवस 24 घंटा। सौर दिवस और नक्षत्र दिवस में अंतर 4 मिनट। याद है ना सबको? पृथ्वी अपने तल पे कितनी झुकी हुई है? 66.5 और अक्ष पर 23.5। ठीक है। ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन, और दिन और रात का रोटेशन यानी घूर्णन यानी परिभ्रमण। ठीक है। कोरियोलिस बल का कारण क्या है? रोटेशन। ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है? ज्योइड। उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो प्रकाशमान और अप्रकाशित क्षेत्र पृथ्वी पर जो क्षेत्र होता है उसको दर्शाता है? तो क्या कहते हैं? प्रकाश चक्र। ठीक है। काल्पनिक रेखा जो उपसौर तथा अपसौर की स्थिति को मिलाता है, एब्साइड लाइन। याद है ना सबको जी? उपसौर की स्थिति कब दिखती है हमको? 3 जनवरी। ठीक है। और अपसौर 4 जुलाई। 4 जुलाई। विषुव क्या होता है? हाँ, जब सूर्य इक्वेटर के सीधे हो, लंबवत हो, तो इसको कहेंगे इक्विनॉक्स। जब दिन और रात की अवधि क्या हो जाती है? बराबर। और साल में ऐसे 365 दिन होता है 2 बार। किन किन तारीख को? 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है। संक्रांति क्या होता है? सोलिस्टिस। हाँ, जब सूर्य या तो मकर रेखा, कर्क रेखा पर हो या मकर रेखा पर हो। और ऐसा साल में एक बार कर्क रेखा पे और एक बार मकर रेखा पे। कर्क रेखा पे किस दिन? 21 जून। और मकर रेखा पर 22 दिसंबर। ठीक है। ये हम लोग कल पढ़े थे ना? और कुछ पढ़े थे? नहीं। ठीक है। अब बताओ, कौन बताएगा? तुम बताओ। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तुम मुझसे पूछे हैं 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून। एकदम दिमाग खोल के रखा है। तुम बताओ, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात कब होता है? 22 दिसंबर। तुम बताओ, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा रात कब होता है? 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में तुम बताओ, ए लड़की, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होती है? उत्तरी गोलार्ध नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा रात 22 जून। 22 जून तो पढ़ा ही नहीं है, 21 जून। ठीक है। बोले थे जब दिन बड़ा होगा तो ऑब्वियस है रात छोटा होगा। ठीक है। चलो, बसंत विषुव कब आता है? तुम बताओ। हाँ, बसंत विषुव। हाँ, देखो 2 है, हमको पता है, डेट याद कर लोगे, उसके बाद इसी में कंफ्यूजन होगा नाम में। एक का नाम है शरद और एक का नाम है बसंत। अब बसंत वाला कंफ्यूजन अगर हो भी जाए, शरद वाला मतलब शरद मतलब ठंडा। ठीक है। एक है मार्च और एक है सितंबर। इसमें ठंडा आने का चांस किस में रहता है? सितंबर में। और वसंत यानी सरस्वती पूजा के बाद का समय है। ठीक है। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा को बोलते हैं ना, तो सरस्वती पूजा कब मनाते हैं लोग? फरवरी सब के आसपास। तो दोनों का करीबी देख लेना, बसंत वाला हो जाएगा मार्च और शरद वाला हो जाएगा सितंबर। ठीक है। चलो, ये सब हम लोग देखे हुए थे। आज थोड़ा सा चीज है, आज सोचे थे कि नया टॉपिक शुरू करेंगे देशांतर रक्षा, लेकिन ये थोड़ा सा बचा रह गया है, इसलिए आज इसको खत्म करेंगे, उसके बाद अलग चीज पढ़ेंगे। चलो,
सूर्य का उत्तरायण व दक्षिणायन होना। कल हम लोग पढ़े हुए थे कि जब सूर्य पूरे उत्तर में एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी तो वो होगी कर्क रेखा पर। कब होगी, कहाँ होगी, कर्क रेखा पर। बताए थे कि ये अगर पृथ्वी का पोजीशन है, अच्छा ये सूर्य का मूवमेंट जो हम लोग देख रहे हैं ये आभासी मूवमेंट है। एक्चुअली में सूर्य तो पृथ्वी के चारों तरफ घूम नहीं रहा है, पृथ्वी ही घूम रही है, लेकिन हमको आभास होता है, क्या होता है कि सूर्य घूम रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसी हिसाब से पढ़ते हैं। ये है इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री। इस पर जिस समय में सूर्य एकदम लंबवत होगी, ये 2 दिन आएगा, कौन कौन सा, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसके बाद बताए थे यहाँ पे है कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे है मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। बताए थे ये चीज, ठीक है। और जब यहाँ पर होगी वो समय होगा कौन सा, 21 जून, और यहाँ पे जब सूर्य होगा तो इसका समय कौन सा होगा, 22 दिसंबर। ठीक है, अब बताए थे कि जब सूर्य उत्तर की ओर गमन करता है तो इसको कहते हैं उत्तरायण। क्या कहते हैं, उत्तरायण। और जब दक्षिण की ओर गमन करेगा तो इसको कहेंगे दक्षिणायन। अब ये जानने के बाद थोड़ा सा गलती होने का चांस रहता है, इसलिए इसको अच्छे समझ लेना कि सूर्य का उत्तरायण क्रिया कहां से शुरू होगा, कहां से शुरू होगा। अब गलती यहाँ पे यही करोगे, एक बार सिर्फ जान लोगे गलती नहीं होगा। हम लोग मार देंगे इक्वेटर, क्या मार देंगे, इक्वेटर। पर एक्चुअल में तुम देखोगे कि उत्तरायण होना तो यहाँ से शुरू हुआ है ना। उत्तरायण का मतलब क्या हुआ, उत्तर की ओर गमन करना। हम लोग पढ़े भले यहाँ से, लेकिन एक्चुअल में यहीं से उत्तर की ओर आना शुरू हुआ है। तो याद रखोगे उत्तरायण की क्रिया किस दिन शुरू होगी, 22 दिसंबर को। किस दिन, 22 दिसंबर। और उत्तरायण के सीमा पर कब पहुंच जाएगा, 21 जून। तो कितना अवधि हुआ, लगभग 6 माह का। कितना अवधि हुआ, 6 माह का। तो हमारे यहाँ 6 माह का उत्तरायण होता है और 6 माह का दक्षिणायन। और उत्तरायण का अवधि क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर से 21 जून, और दक्षिणायन का अवधि हो जाएगा 21 जून से 22 दिसंबर। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, बस इसी को जानना था और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, जब सूर्य मकर रेखा से, ध्यान दोगे कहां से, मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर गमन करता है तो इसी को क्या कहते हैं, उत्तरायण। और ये अवधि कितना होगा, कब से कब तक होगा, 22 दिसंबर से 21 जून तक। ठीक है, 22 दिसंबर से 21 जून तक। ठीक है, ये याद रखना। और जब फिर वापस कर्क रेखा से उतरने लगेगा सूर्य, ठीक है, तो जब सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर बढ़ता है तब क्या कहलाता है, सूर्य दक्षिणायन हो गया। और ये क्या होगा, 21 जून से लेकर 22 दिसंबर। अगर कभी पूछे कि कितना अवधि हुआ, कितना अवधि तक उत्तरायण रहेगा, तो 6 माह तक उत्तरायण और 6 माह तक दक्षिणायन। क्या हम इसको महसूस कर पाते हैं, तो आंसर है हाँ, महसूस कर पाते हैं। अब जैसे समझना यहाँ पे और भी क्या क्या सवाल आ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही सूर्य उत्तरायण होना शुरू होगा, हमारा दिन छोटा होना मतलब शुरू हो जाएगा या बड़ा होना शुरू हो जाएगा, दिन बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा हमारा दिन क्या हो जाएगा, बड़ा, क्योंकि ऑब्वियस है सूर्य हमारे करीब आ रहा है। इसको प्रैक्टिकली याद रखोगे ज्यादा समय तक याद रहेगा। हम यहाँ पे अवस्थित हैं, हम कहाँ अवस्थित हैं, यहाँ पर। मान लो हम अपने ही बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कहाँ अवस्थित हैं, यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पे जब सूर्य इधर से इधर जाएगा तो हमारे यहाँ दिन क्या होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। और सबसे बड़ा दिन तब हो जाएगा जब कर्क रेखा पर, क्योंकि हम लोग यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आते हैं। ठीक है, भारत के रेस्पेक्ट में देखेंगे ऐसे पूरा उत्तरी गोलार्ध का यही होगा। ठीक है, तो जब सूर्य यहाँ से यहाँ चलना शुरू होगा तो दिन का अवधि क्या हो जाएगा, बड़ा। अब यही सवाल पूछ लेगा कि बताओ उत्तरायण के दौरान दिन की अवधि छोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बराबर रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तरायण के दौरान दिन का अवधि बड़ा हो जाएगा और रात का अवधि छोटा हो जाएगा। और उत्तरायण के सीमा पर जब पहुंच जाएगा सूर्य, इसी को क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं इसको, कर्क संक्रांति। जब उत्तरायण का सीमा पे पहुंच जाएगा सूर्य तब इसको कहेंगे कर्क संक्रांति। और ये आता है गर्मी के दिनों में। कब आता है, इसीलिए इसको कई बार हम लोग क्या कह देते हैं, ग्रीष्म संक्रांति। क्या कह देते हैं, ग्रीष्म संक्रांति। ठीक है, और जब उल्टा गमन करना शुरू होगा, यानी इधर से इधर आना शुरू होगा, तब हमारे यहाँ दिन का अवधि क्या होने लगेगा, छोटा। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होने लगेगा, दिन का अवधि बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ आकर सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में। और हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे छोटा दिन। इस समय में यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा और हमारे यहाँ क्या होगा, सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा रात। और ये समय कौन सा है, 22 दिसंबर का। क्या ये चीज समझ में आ गया। तो उत्तरायण के दौरान उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती चली जाएगी और दक्षिणायन के दौरान उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि घटती चली जाएगी। अब अगर परीक्षा में कभी पूछ ले और उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दे ही नहीं, तब क्या करोगे, सवाल बन सकता है कि नहीं बन सकता है।
एग्जाम में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का चर्चा ही नहीं किया, तब क्या करोगे, तब हमेशा उत्तरी गोलार्ध मानोगे। क्या मानोगे, उत्तरी गोलार्ध। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोग कहाँ अवस्थित हैं, उत्तरी गोलार्ध में। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि सामान लेके आओ, ठीक है, क्या लेके आओगे, जो सामान तुमको रखने दिए हैं वही तो लेके आओगे। हम तुमको कुछ रखने दिए कल और आज हम तुमको बोले सामान लेके आओ, तो ऑब्वियस है बिना कुछ बोले भी तुम वही लेके आओगे जो तुमको रखने दिए। वैसे ही अगर बोल दिया तुमसे कि बताओ हमारे यहाँ दिन की अवधि कब बड़ी होगी, या ये पूछा जाए कि सामान्यतः हमारे यहाँ पे दिन की अवधि कब बड़ी होती है, तब हमारे यहाँ जब आ गया, जिसका मतलब हम लोग उत्तरी गोलार्ध का बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का। इसीलिए अगर तुमसे कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि बताओ निम्न में से हमारे यहाँ पे, या नहीं तो कहीं पे भी किसी जगह का नाम डाल देता तो कोई बात ही नहीं है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो हम लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं, हम लोग कहाँ रह रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में। अधिकांश आबादी कहाँ निवास करता है, उत्तरी गोलार्ध में। ज्यादातर जमीन कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में ही है। इसीलिए अगर कभी पूछ ले कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो हमेशा याद रखेंगे उत्तरी गोलार्ध का डाटा। इसलिए हम लोग रट के बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन 21 जून, हमारे यहाँ सबसे बड़ा रात 22 दिसंबर। तो हमारे यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध को। क्या कोई दिक्कत, क्या उत्तरायण और दक्षिणायन समझ में आ गया, बढ़ जाए आगे। अब अगला है सूर्य ग्रहण, ठीक है, ये बहुत आसान सा टॉपिक है, सभी जान ही रहे हो। दो तरह का ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब इसमें जो नए बच्चे हो उसको तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जो पुराने बच्चे हो सबको ये सब याद रहता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन होता क्या है। देखो ये है सूर्य, ध्यान से याद रखना, जो नया अभी पहली बार पढ़ रहा है, नहीं तब कंफ्यूजन हो जाएगा, बीच में किसी को भी ला दोगे, ठीक है, ये अक्सर होता है। जो न्यू बच्चा है वो बीच में किसी को भी ले आता है, क्योंकि तीनों का नाम पता है, सूर्य चांद और पृथ्वी, ये तीनों एक सीधा में आएगा, ये भी पता है, पर कौन कहाँ रहेगा ये कंफ्यूजन होता है। जो एग्जाम में अच्छा लगता है वही मार के आ जाता है, ठीक है। इसलिए अच्छे से याद रखना कि हम लोग दो कंडीशन पढ़ेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब सवाल ये है कि कब लगता है सूर्य ग्रहण और कब लगता है चंद्र ग्रहण, ध्यान से समझना। क्या सूर्य को हम हटा सकते हैं कहीं से, समझना, कैसे गति कैसे कर रहा है, इस चीज को थोड़ा सा समझो, गति कैसे हो रहा है, ठीक है। ये है, अगर हम मान लें कि ये है सूर्य, क्या है ये, सूर्य, ये है पृथ्वी, क्या है ये, पृथ्वी, तो सूर्य के चारों ओर कौन घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, कोई दिक्कत, तो सूर्य के मूवमेंट में तो कोई बदलाव नहीं आया, सूर्य अपना जहां है वहीं स्थिर है, ठीक है, पृथ्वी के रेस्पेक्ट में, और ये पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है। अब आ गया एक दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि किसके तरफ घूम रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, दिख रहा है तुम लोग को। क्या कभी पृथ्वी और चांद के बीच में सूर्य आया, क्या कभी आया, ये पूरा गति समझ में आया। यानी जब भी आएगा यही दोनों एक दूसरे के जगह को रिप्लेस करेगा, सूर्य अपने जगह पे हमेशा फिक्स रहेगा। तो एक तो बात क्लियर हो गया कि सूर्य किसी के बीच में नहीं आएगा, ठीक है, पहला डाटा पूरा निकल गया कि सूर्य कभी भी किसी के बीच में नहीं आएगा, ना तो सूर्य ग्रहण में ना चंद्र ग्रहण में। अब सवाल ये है कि ये तीन ऑब्जेक्ट है, एक है चांद और एक है पृथ्वी, ठीक है, एक है चांद और एक है पृथ्वी, कौन किसके बीच में कब आएगा इसको अच्छे से समझना। अब ना तो पृथ्वी के पास अपना रोशनी है और ना ही चंद्रमा के पास अपना रोशनी है, पर पृथ्वी के पास रोशनी हो या ना हो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चांद के पास रोशनी हो ना हो इसका फर्क हमको पड़ता है। कारण क्या है कि हम तो पृथ्वी पे रह रहे हैं, हम पृथ्वी पे रह रहे हैं ना, तो हमको पृथ्वी आसमान से तो दिख नहीं रहा है, हम तो पृथ्वी को यहीं से देख रहे हैं, इसलिए हम हमेशा देखेंगे या तो सूर्य को देखेंगे या चांद को देखेंगे, समझते जाना एक एक चीज करके। पृथ्वी से ही हम देख रहे हैं तभी सूर्य ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण लग रहा है, समझो इस चीज को। अगर हम चांद को नहीं देख पाए तो क्या लग जाएगा, चंद्र ग्रहण। अगर हम चांद को नहीं देख पाए तो क्या लग जाएगा, चंद्र ग्रहण। और अगर हम सूर्य को नहीं देख पाए तो क्या लग जाएगा, सूर्य ग्रहण। पहला चीज ये समझ में आ गया, अगर हमको चांद नहीं दिख रहा है तो इसको कह देंगे चंद्र ग्रहण, और अगर हमको सूर्य नहीं दिख रहा है तो इसको कहेंगे सूर्य ग्रहण। अब अभी तुरंत एक चर्चा किए थे कि चांद के पास अपना रोशनी है नहीं, इसका मतलब अगर चांद पर जो रोशनी पड़ रहा है, ठीक है, मान लो ये चांद है, ठीक है, ये चांद है और इस पर रोशनी पड़ रहा है ना, तो चांद पर रोशनी पड़ रहा है और बीच में कोई आ जाए इसको रोकने के लिए, तभी तो चांद नहीं दिखेगा, नहीं तब तो हमेशा चांद दिखता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि चांद का रोशनी ढकने के लिए बीच में कोई आना चाहिए, और बीच में कौन आ सकता है, तीन ही ऑब्जेक्ट है, सूर्य का कोई बाल बांका कर नहीं सकता है, सूर्य अपने जगह पे स्थिर है, तो ये है चांद, तो चांद किसके परितः घूम रहा है, पृथ्वी के परितः,
तो अगर चांद का रोशनी ब्लॉक करना है तो बीच में किसको आना पड़ेगा? पृथ्वी को। यानी हमेशा चंद्र ग्रहण के समय में बीच में कौन आएगी? पृथ्वी आएगी। कुछ समझ में आया ये चीज? अगर ये कॉन्सेप्चुअली याद रखोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तब किसी को बीच में लाके कुछ भी कर दोगे। ठीक है, तो याद रखना कि अगर हमको चंद्र ग्रहण देखना है, इसका मतलब चांद पे रोशनी नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर चांद पे रोशनी नहीं पड़ेगा, इसका मतलब बीच में कौन आया होगा? पृथ्वी। कौन आया होगा? पृथ्वी। पृथ्वी यहां से चांद का लाइट क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। तो इस दिन हमको चांद नहीं दिखेगा। लेकिन अगर सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं हम, इसका मतलब मेरे आंख के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ चुका होगा, और ये ऑब्जेक्ट कौन होगा? चांद। कौन होगा? चांद। तो अगर सूर्य ग्रहण लगा है तो हम सूर्य को नहीं देख पाएंगे, और सूर्य को नहीं देख पाएंगे तो हम तो यहाँ हैं, सूर्य यहाँ है, हमारे आंख और सूर्य के बीच में कोई ना कोई आया होगा। तो हम पृथ्वी, ये सूर्य, बीच में आने का एक ही का चांस है। वो किसका है? चांद का। समझ में आया? और अगर हम चांद को नहीं देख पा रहे हैं, समझना, हम तो देख ही रहे हैं चांद को, पर चांद हमको तभी दिखेगा जब सूर्य का रोशनी उस पर पड़ेगा, क्योंकि चांद के पास अपना रोशनी नहीं है। अगर चांद के पास अपना रोशनी होता तो कभी भी चंद्र ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि चांद कहीं पे भी रहे हमको दिखता ही दिखता। लेकिन जैसे ही यहाँ सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चांद है, तो पृथ्वी सूर्य का रोशनी ढक लिया, चांद तक पहुंच नहीं पाएगा, चांद रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और हमको नहीं दिखेगा। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का पूरा कहानी समझ में आया? देखो, जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लियरिटी मिला हुआ रहता है, लेकिन जो नया बच्चा है वो हमेशा इसमें गलती करता है। बहुत सिंपल सा है। अब फिर से हम कंक्लूड करके एक बात बता, मतलब एक लाइन में पूछते हैं कि बताओ सूर्य ग्रहण कब लगेगा? सूर्य ग्रहण कब लगेगा? एग्जाम में बैठे हो, सोचो और भूल गया कि कौन सीधा लाइन है, क्या कुछ है, कुछ नहीं करना है। सूर्य ग्रहण लगा, इसका मतलब हम किसको नहीं देख पाएंगे? सूर्य को। जिस तरीके से हम बता रहे हैं इसी तरीके से सोचना, एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। देखो, इतना छोटा क्वेश्चन है, गलती करके बाहर निकलोगे किसी को बोल भी नहीं पाओगे ये क्वेश्चन गलती किया है। और बहुत बच्चा गलती करता है, हम देखे हैं, बहुत बच्चा इसमें गलती करके आता है। तो मेरा बात हमेशा याद रखना, एग्जाम में दिमाग स्थिर रखोगे और बोलो कि अगर सूर्य ग्रहण लगा है तो हम किसको नहीं देख पा रहे हैं? सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं। हम मतलब हम हो गए पृथ्वी, और इधर सूर्य का पोजीशन कभी बदलता नहीं है, यानी बीच में कौन आया होगा? चांद। ऑब्वियस है, क्या कभी कंफ्यूजन होगा? नहीं। और अगर चंद्र ग्रहण लगा है तो हम चांद को नहीं देख पा रहे हैं, और चांद को हम तभी देख पाते हैं जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ता है। यानी सूर्य तो स्थिर है, सूर्य में कोई दिक्कत है ही नहीं, और चांद को हम देख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब हम ही बीच में आ गए। समझ में आया? बीच में कौन आ गया है? हम ही आ गए। यहाँ से चांद, सूर्य का रोशनी है, यहाँ चांद है बेचारा, वो ढक लिए हम लोग, कैसे दिखेगा? तो हम ही को नहीं दिख रहा है, क्योंकि रोशनी पड़ेगा उस पर तब तो दिखेगा। अगर मेरे पास सूर्य की क्षमता का या चांद को देखने लायक कोई लाइट रहे तो हम पृथ्वी जलाएंगे तो हमको दिख जाएगा, क्योंकि चांद कहीं गया नहीं है, बल्कि हम ढक लिए हैं चांद पर जाने वाला रोशनी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का प्रॉपर्टी समझ में आ गया सबको, कि एक सीधी लाइन में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आएगा तो लग जाएगा सूर्य ग्रहण। क्या लग जाएगा? सूर्य ग्रहण। और अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गया तो क्या लग जाएगा? चंद्र ग्रहण। क्या कंफ्यूजन होगा? कल हम दोबारा पूछेंगे, अगर कोई ऐसा हुआ जो जवाब नहीं दे पाया ये मार के हड्डी तोड़ देंगे। ठीक है, चलो। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कौन आ जाएगा? चंद्रमा। तो क्या लग जाएगा? सूर्य ग्रहण। अच्छा, एक सीधी रेखा देगा या कभी तुमको देगा 180 डिग्री पर आ जाए। क्या आ जाए? 180 डिग्री। अगर थोड़ा भी तिरछा पुरछा रहा तो कुछ ना कुछ तो दिखिए जाएगा। ठीक है, एकदम पूरा सीधा लाइन में आएगा तभी तो ब्लॉक होगा। अब बोलो, ये सीधा लाइन में है क्या? नहीं, थोड़ा सा इसमें दिख रहा है, हमको थोड़ा सा पोर्शन दिख जाएगा। इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए? 90 नहीं, 180 डिग्री में होना चाहिए। 90 डिग्री में देख रहा है, सूर्य ग्रहण 90 डिग्री में लगा रहा है, 180 डिग्री में रहना चाहिए, तभी ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक है, तो याद रखोगे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या, कब, मतलब किस समय में लग सकता है सूर्य ग्रहण? तो हमारे यहाँ पे अभी जैसे मून पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, दो अवस्था है, एक को पूर्णिमा कहते हैं और एक को अमावस्या कहते हैं। अंग्रेजी में पूर्णिमा को कहते हैं फुल मून डे और अमावस्या को कहते हैं न्यू मून डे। अब ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा का गति तुम देखा होगा, चंद्रमा पहले छोटा दिखता है, फिर बड़ा दिखता है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और फिर घटना शुरू होता है। कब थोड़ा सा घटता है, थोड़ा घटता है, घटता है, घटता है, और एक दिन जाके पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो जिस दिन पूरा ब्लैक हो जाता है उसको हम कहते हैं अमावस्या। क्या कहते हैं? अमावस्या। हाँ, न्यू मून कहते हैं उसको, अमावस्या या न्यू मून। और जिस दिन हमको चांद पूरा दिखता है तो उसको कहते हैं पूर्णिमा या फुल मून डे। ठीक है,
अब दोनों का याद रखना है तुमको, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण तभी लगेगा जिस दिन अमावस्या हो। क्या हो? अमावस्या। सूर्य ग्रहण तभी लगेगा जिस दिन क्या हो? अमावस्या। और चंद्र ग्रहण तभी लगेगा जिस दिन पूर्णिमा हो, यानी इसके अलावा और कभी नहीं लग सकता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण अगर अभी तुमसे पूछ ले तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा, तो कब लगेगा? अमावस्या के दिन। ठीक है, अमावस्या के दिन। ठीक है, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं न्यू मून। क्या कहते हैं इसको? न्यू मून डे। ठीक है, तो याद रखोगे हमेशा सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही लगेगा। ठीक है, अब है अगर पूछा जाए कि एक वर्ष में अधिकतम कितना सूर्य ग्रहण लग सकता है, तो एक वर्ष में अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण लग सकता है। कितना लग सकता है? 5। ठीक है, तो याद रखोगे एक वर्ष में अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण लग सकता है, लेकिन कम से कम 2 सूर्य ग्रहण का होना अनिवार्य है। तो अगर न्यूनतम पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 2। तो एक वर्ष में अधिकतम सूर्य ग्रहण 5, न्यूनतम सूर्य ग्रहण 2, 2 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, यही एक और सवाल आता है कि ग्रहण तो 2 हो गया, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में ग्रहण को क्या कहते हैं? एक्लिप्स। क्या कहते हैं? एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण को कहते हैं सोलर एक्लिप्स और चंद्र ग्रहण को कहते हैं लूनर एक्लिप्स। ठीक है, तो याद रखोगे एक वर्ष में ग्रहण कुल अगर पूछा जाए तो वो होता है 7। कितना हो सकता है? 7। 7 लगेगा जरूरी नहीं है, अधिकतम कितना लग सकता है? 7। 2, 4, 3, 5 ऐसा लग सकता है कुछ भी, लेकिन अधिकतम अगर लगना होगा कितना लगेगा? 7। तो किसी वर्ष, ठीक है, किसी एक वर्ष में अधिकतम ग्रहण का संख्या कितना होता है? 7। ठीक है, इसको याद रखना। ना तो सूर्य ग्रहण बोले हैं ना चंद्र ग्रहण बोले हैं, सिर्फ ग्रहण बोले हैं, यानी दोनों को मिलाकर, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों को मिलाकर साल भर में अधिकतम कितना लग सकता है? 7। इसमें से अनिवार्य रूप से 2 सूर्य ग्रहण का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कम से कम कितना होगा? 2, लेकिन 2, 3, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, अब जब चंद्र ग्रहण का चर्चा करेंगे तो चंद्र ग्रहण सामान्यतः 2 या 3 ही लगता है साथ में। कितना लगता है? 2 या 3। और अभी तक जो अधिकतम लगा है, जो कि बहुत समय समय पर लगता है, वो है 4। कितना है? 4। तो एक साल में अगर सामान्यतः पूछा जाए कि अधिकतम कितना चंद्र ग्रहण लगेगा तो 3। कितना लग सकता है? 3। लेकिन कभी कभी कितना लग सकता है? 4। इससे अधिक अभी तक नहीं लगा है। इसलिए अगर चंद्र ग्रहण में पूछा जाए कि अधिकतम चंद्र ग्रहण एक वर्ष में कितना लग सकता है, तो 3 या 4। क्या करोगे? 3 या 4। सामान्यतः कितना लगता है? 2 या 3। कितना लगता है? 2 या 3। ऐसे 2, 3 काफी हो गया, लेकिन रेयरली बहुत अधिक समय समय के बाद क्या कितना लगता है? 4। ठीक है, इससे अधिक अभी तक चंद्र ग्रहण नहीं लगा है। ठीक है, तो याद रखोगे सूर्य ग्रहण न्यूनतम कितना लगेगा? 2, अधिकतम कितना? 5। और एक वर्ष में अधिकतम ग्रहण कितना लग सकता है? 7। ठीक है, अब चंद्र ग्रहण की संख्या अगर बात करोगे तो चंद्र ग्रहण सामान्यतः कितना लगता है? 2 या 3, लेकिन अधिकतम कितना लग सकता है? 4। अधिकतम कितना लग सकता है? 4। लेकिन पूछ ले कि सामान्यतः किसी वर्ष में अधिकतम कितना लगेगा, तो आंसर करोगे 3। क्या करोगे? 3। ठीक है, चलो तो सूर्य ग्रहण का कहानी खत्म हो गया। आते हैं चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाएगी? पृथ्वी। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब हमारा क्या लग जाता है? चंद्र ग्रहण। अभी तुरंत समझा चुके हैं। ठीक है, चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक है, और यह लगता है केवल पूर्णिमा के दिन। कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो अगर कभी कोई पूछ ले कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा, अमावस्या, पूर्णिमा, अमावस्या या पूर्णिमा किसी दिन या महीना के किसी भी दिन, तो याद रखोगे हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगेगा चंद्र ग्रहण, और किसी दिन नहीं लग सकता है। पर क्या हर एक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग सकता है, तो आंसर है नहीं। इसका एक रीजन याद रखोगे। कारण क्या है? कारण ये है कि ये है पृथ्वी का ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में ये घूम रही है पृथ्वी। अब पृथ्वी के परितः ही कौन घूम रहा है? चंद्रमा। दोनों के ऑर्बिट में 5 डिग्री का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 डिग्री। मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, ऐसा एकदम सीधा सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, जिसके वजह से हमेशा सीधा में जो हमको दिख रहा है वो सीधा होगा नहीं। देखो तीनों ऑब्जेक्ट हमको एक सीध में नजर आएगा। ठीक है, लगेगा कि एक सीध में ये है पृथ्वी, ये है चांद, ठीक है, ये है चांद, ये पृथ्वी और ये सूर्य। ठीक है, लग तो रहा है एक सीध में, पर ये होगा ऐसे। समझ में आया? हल्का सा टेढ़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के ऑर्बिट में कितने का अंतर है? 5 डिग्री का। अब बहुत समय के बाद कैलकुलेशन बैठाते बैठाते ये बैठता है जो एक सीध में आता है। एक सीध में आएगा तभी लगेगा चंद्र ग्रहण। समझ में आया? अगर इसीलिए तुमसे पूछ लेता है कभी क्या हर एक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगेगा, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दोनों के ऑर्बिट में
5 डिग्री का अंतर होता है। देखो ये उधर से कोई देखेगा तो लगेगा एक सीधा में है, पर एक्चुअल में देखोगे क्या एक सीधा में है? अभी तुमको लग रहा था ना एक सीधा में है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पर इधर से देखो तो क्या एक सीधा में है? लग रहा है कि ये वाला पोजीशन अगर एक सीधा में होता तो ऐसा होता ना, पर है क्या है? एक सीधा में है। पर इधर से देखोगे तो क्या एक सीधा में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो दोनों के बीच में 5 डिग्री का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 डिग्री का। तो याद रखना, अगर कभी कोई तुमसे पूछ ले कि चंद्रग्रहण लगता कब है, बोलोगे पूर्णिमा के दिन। पर क्या हर एक पूर्णिमा यानी प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण लगेगा? तो आंसर होगा नहीं। कारण क्या है? पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षा के बीच में, मतलब ऑर्बिट के बीच में कितने का अंतर है? 5 डिग्री का अंतर है। ठीक है, 5 डिग्री का अंतर है, ये याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कोई कि पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षा के बीच में कितने डिग्री का अंतर है? 5 डिग्री का। इसीलिए भले ही ये तीनों एक सीधा में आ जाए पर 180 डिग्री पर नहीं आता है। लगेगा कि एक सीधा में, एक सीधा करने का मतलब हुआ ये सूर्य है, ये पृथ्वी और ये चांद है। ये लग तो रहा है कि एक सीधा में है, पर एक सीधा में नहीं, ये थोड़ा सा या तो ऊपर होगा या थोड़ा सा नीचे होगा। और अगर ऊपर या नीचे हुआ तो उस पर रोशनी तो पहुंच ही जाएगा। जब तक 180 डिग्री पर तीनों नहीं आएगा तब तक रोशनी इसका ब्लॉक पूरी तरीके से नहीं होगा। इसीलिए प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं लग सकता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी और चांद के कक्षा के बीच में कितने डिग्री का अंतर है? कितने डिग्री का अंतर है? 5 डिग्री का अंतर है। क्या यहां तक समझ में आ गया? एक वर्ष में अधिकतम कितना चंद्रग्रहण लग सकता है? तो 3 या 4। कितना लग सकता है? 3 या 4। अधिकतम अगर पूछ ले कभी भी अधिकतम कितना हो सकता है? 4, लेकिन सामान्यतः कितना लगता है? 3। ठीक है, ये याद रखना। अब है चंद्रग्रहण का प्रकार। चंद्रग्रहण का प्रकार इसलिए आया क्योंकि पृथ्वी और चांद का जो मूवमेंट है उसी पर ये ग्रहण का प्रकार डिपेंड है। एक अगर पूरी तरीके से, ठीक है, हम लोग चर्चा इसका किए थे कलंक, सौर कलंक वाले में, कि जहां पे ब्लैक होगा पूरा उसको कहेंगे अम्ब्रा। क्या कहेंगे? अम्ब्रा। और इसके आसपास का चमकीला क्षेत्र क्या कहलाएगा? पेनुम्ब्रा। अब वहीं पे अगर पृथ्वी की छाया में बात करें तो जो अगर ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी का जो पूरा पूरा छाया वाला एरिया होगा इसको कहेंगे अम्ब्रा रीजन। क्या कहेंगे? अम्ब्रा रीजन। और इस छाया के आसपास जो हल्का छाया वाला, कभी देखना जब शेडो बनता है किसी पेड़ पौधे का तो देखोगे एक एकदम पूरा ब्लैक डार्क बनेगा, ब्लैक मतलब डार्क कलर का शेडो रहेगा और उसके इर्द गिर्द हल्का हल्का छाया रहेगा। देखे हो कभी? नहीं देखे हो? एकदम सामने में पूरी तरीके से डार्क छाया रहेगा और उसके आसपास में हल्का हल्का मतलब छाया रहेगा। वो पूरी तरीके से छायादार नहीं है लेकिन हाँ छाया है उसमें। समझ में आया ये चीज? वही वाला पोर्शन यहाँ पे है। पृथ्वी का पूरा छाया जो अंधेरा कर देगा पूरा, इसको कहेंगे अम्ब्रा रीजन। क्या कहेंगे? अम्ब्रा रीजन। और साइड का जो हल्का हल्का एरिया होगा इसको क्या कहेंगे? पेनुम्ब्रा रीजन। यानी छाया के जस्ट बगल वाला क्षेत्र जहां पे रोशनी कम हो चुका है, यानी ब्लॉकेज तो वहां पे भी है लेकिन कम है। ठीक है, यहाँ तो पूर्ण ब्लॉकेज है और यहाँ कम ब्लॉकेज है। इसी पर डिपेंड, यहीं पे कभी चांद जो है कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा। इसी पोजीशन पर चंद्रग्रहण का 3 प्रकार हम लोग रखे हैं। कितना प्रकार? 3 प्रकार। एक को कहते हैं पूर्ण चंद्रग्रहण। क्या कहेंगे? और इसी से सबसे अधिक सवाल आता है। ठीक है, तो याद रखोगे। एक आता है, होता है पूर्ण चंद्रग्रहण। इस दिन पूरा चंद्रमा पूरी तरीके से पृथ्वी द्वारा ढक लिया जाता है। यानी अगर तुमसे पूछा जाए कि चंद्रमा का वह पोजीशन जब यह पूरी तरीके से पृथ्वी के अम्ब्रा रीजन में आ जाएगा तब क्या लगेगा? क्या लगेगा? पूर्ण चंद्रग्रहण लग जाएगा। क्या लगेगा? पूर्ण चंद्रग्रहण। और इस दिन हमको साइड से सिर्फ लाल 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 कलर का दिखता है, इसीलिए इसको कहा जाता है रेड मून। क्या कहा जाता है? रेड मून। याद रखोगे, पूर्ण चंद्रग्रहण जब लगेगा, ठीक है, इस दिन चंद्रमा का रंग प्रतीत होता है कैसा? लाल। कैसा? लाल। ठीक है, इसीलिए चंद्रमा को कहा जाता है रेड मून या ब्लड मून। क्या कहा जाता है? ब्लड मून। क्या कहा जाता है? ब्लड मून। क्योंकि चंद्रमा हो जाता है पूरा लाल। तो यही सवाल तुमसे एग्जाम में पूछ लेता है नोट्स में ना? है कि नहीं है? देखो है, हाँ ब्लड मून है। तो ठीक है, तो इस दिन चंद्रमा जो है पूरी तरीके से किस रंग में नजर आता है? लाल। और यही सवाल एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ ब्लड मून किस दिन दिखेगा। अभी आगे चल के जब चंद्रमा पढ़ाएंगे तो वहां ब्लू मून आएगा, ब्लड मून ये एक आ गया। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। हम क्या बोले हैं कि चीजें बहुत आसान है, बस तुमको सिर्फ सीखना है। अब जो एक बार इसको याद रख लेगा वो भूलेगा नहीं। तो याद रखना, ब्लड मून का घटना कब दिखता है? पूर्ण चंद्रग्रहण के दिन। तो अगर तुमसे पूछ ले कि ब्लड मून किसे कहते हैं, पूर्ण चंद्रग्रहण के दिन चांद को क्या कहा जाता है? ब्लड मून।
क्योंकि उस दिन चांद का रंग कैसा प्रतीत होता है, लाल, इसीलिए क्या कहा जाता है उसको, ब्लड मून। और ये लाल जो प्रतीत होता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है परिकिरणन। क्या रीजन है, प्रकीर्णन। और ये इस परिकिरणन का खोज किया था रीले ने। किसने खोज किया था, रीले ने, इसीलिए इसको रीले परिकिरणन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीले परिकिरणन। तो ये सवाल कई बार पूछ लेता है कि ब्लड मून का कारण क्या है, रीले परिकिरणन। रीले परिकिरणन क्या कारण है, हाँ रिले, ठीक है, प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन, ठीक है। दूसरा है आंशिक चंद्रग्रहण। आंशिक चंद्रग्रहण क्या होता है, इसमें चांद को पूरी तरीके से पृथ्वी अपने छाया वाले क्षेत्र में नहीं ले पाता है। यानी ये चांद है और ये पृथ्वी है, समझना, ये चांद है, ये पृथ्वी है। तो शुरुआती दौर में चांद को ढकना शुरू करेगा पृथ्वी का अम्बरा रीजन, लेकिन पूरा बिना ढके ही नीचे आ जाएगा। समझ में आया, जैसे ये है चांद, ये समझ लो चांद है, और यह है पृथ्वी का क्षेत्र, यानी पृथ्वी इसको ढक रही है, ठीक है। ढकते 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 यहां तक ढकेगी और यहाँ इतना सा पोर्शन खाली ही रह जाएगा। अभी और अगर ढक लेती तो क्या हो जाता, पूर्ण चंद्रग्रहण, लेकिन पूरा ढक नहीं पाएगी। यहां तक आते आते फिर पृथ्वी का दिशा बदल जाएगा, मतलब अम्बरा रीजन का दिशा बदल जाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है आंशिक चंद्रग्रहण। क्या कहा जाता है, आंशिक चंद्रग्रहण। तो याद रखना, इसके दौरान प्रारंभ में पृथ्वी की छाया चांद पर बढ़ती है, यानी चांद अगर ये है तो छाया बढ़ रहा है, लेकिन पूरा बिना चांद को ढके ही छाया क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इसी को क्या कहेंगे, आंशिक चंद्रग्रहण। क्या कहेंगे, आंशिक चंद्रग्रहण। बस टर्मिनोलॉजी सीखना है और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसके बाद है पेनुम्ब्रल चंद्रग्रहण। क्या है, पेनुम्ब्रल चंद्रग्रहण। अभी बताए थे कि ये जो पूरा ब्लैक एरिया, डार्क एरिया, इसको कहा देंगे अम्बरा, और इसके आसपास का जो कम शेडेड रीजन है इसको क्या कर देंगे, पेनुम्ब्रा। तो जब चांद यहां रहेगा तब हमको चांद दिखेगा नहीं, पर चांद पर रोशनी जा तो जरूर रहा है, पर चांद इतना धुंधला हो जाएगा हमको क्लियरली दिखेगा नहीं। इसी को क्या कहते हैं, पेनुम्ब्रल चंद्रग्रहण। क्या कहते हैं, पेनुम्ब्रल चंद्रग्रहण। तो याद रखोगे, इसमें चंद्रमा पृथ्वी के पेनुम्ब्रल यानी छाया के बाहरी भाग से गुजरता है, इसलिए चंद्रमा इतना धुंधला हो जाता है सबको दिख नहीं पाता। मतलब ये हुआ कि चांद को पृथ्वी ढकी नहीं है, लेकिन चांद पर रोशनी पड़ने वाला इतना धुंधला हो चुका है हमको क्लियरली वो दिख नहीं रहा है। इसको भी हम लोग कह देते हैं ग्रहण। और कैसा ग्रहण कहते हैं, पेनुम्ब्रल चंद्रग्रहण। क्या ग्रहण का प्रकार समझ में आया। सवाल कैसे आते हैं, ये लिख देगा और पूछेगा ये किस प्रकार का चंद्रग्रहण है, समझ में आया। लिख देगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी के अम्बरा क्षेत्र में होगा। अब देखो, है तो हल्का चीज, लेकिन टर्मिनोलॉजी नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। सवाल यही पूछेगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी के अम्बरा रीजन में यानी अम्बरा क्षेत्र में अवस्थित होगा तो किस प्रकार का ग्रहण लगेगा। पूर्ण चंद्रग्रहण, आंशिक चंद्रग्रहण, पेनुम्ब्रल चंद्रग्रहण। कितना हल्का सवाल है, पर ये अगर नहीं बताते और तुम अम्बरा का मतलब नहीं जानते हो तो कैसे करोगे एग्जाम में। क्या है, बोलोगे अम्बरा रीजन क्या हुआ, पूर्ण, आंशिक, मार देते हैं पेनुम्ब्रल, ठीक है। तो कुछ भी मार सकता है तुम, क्या होगा। तो याद रखना, अम्बरा रीजन में है तो पूर्ण चंद्रग्रहण। और अगर चंद्रमा को पूरी तरीके से पृथ्वी का छाया नहीं ढक पा रहा है, ढकना शुरू करता है और बिना पूरा ढके ही लौट आता है, इसको क्या कहेंगे, आंशिक। इससे सवाल कभी नहीं आता है क्योंकि ये बच्चा पकड़ लेता है, ठीक है। इसमें सवाल ही क्या करेगा कि बताओ पहले ढक रहा था पूरा, लेकिन पूरा ढक नहीं पाया, लौट आए, इसी को तो आंशिक कहते हैं, ठीक है। इससे सवाल नहीं आता है, सवाल आता है इससे और इससे, ठीक है। तो दे देगा तुमको कि जब चंद्रमा पृथ्वी के छाया के बाहरी भाग से गुजरेगा तो किस प्रकार का ग्रहण लगेगा। किस प्रकार का, पेनुम्ब्रल चंद्रग्रहण। किस प्रकार का, पेनुम्ब्रल चंद्रग्रहण। क्या तीनों प्रकार समझ में आ गया। और यहां से एक और सवाल बनेगा कि ब्लड मून की घटना कब घटती है। तो कब घटती है, पूर्ण चंद्रग्रहण के दिन, ठीक है, पूर्ण चंद्रग्रहण के दिन। इसी में एक कंफ्यूजन क्यों हुआ, क्योंकि एक और टर्मिनोलॉजी है ब्लू मून। क्या है, जब एक ही महीना में दो चंद्रग्रहण, सॉरी, दो पूर्णिमा हो जाता है। जब एक ही महीने में दो पूर्णिमा हो जाता है तो उस महीने के दूसरे पूर्णिमा को क्या कहते हैं, ब्लू मून। क्या कहते हैं, ब्लू मून। ये सब टर्मिनोलॉजी है, ये हम नहीं बनाए, ये यूज किया जाता है। यही कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्लड मून क्या है, ब्लू मून क्या है। यही सवाल बन जाएगा कि ब्लड मून क्या है, तो क्या है, पूर्ण चंद्रग्रहण का समय। और अगर ब्लू मून पूछ लिया तो बोलोगे जब एक ही महीना में दो पूर्णिमा हो जाए तो दूसरे वाले पूर्णिमा को क्या कहेंगे, ब्लू मून, ठीक है। ये याद रखना, ये चंद्रमा वाले में पढ़ेंगे हम लोग, चंद्रमा टॉपिक में। इसी में होगा चंद्रमा ना, नोट्स जो मिला इसमें चंद्रमा है कि नहीं है, हाँ होगा, तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या ग्रहण पूरा क्लियर हो गया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ये सब जो था उत्तरायण दक्षिणायन, क्या ये सब क्लियर हो गया। बढ़े आगे अब,
बोलो, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा, जो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, वो है अक्षांश और देशांतर रेखा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, जो पहली बार पढ़ रहे हो उसके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है अक्षांश और देशांतर। बिना इसको जाने तुम्हारा ज्योग्राफी अधूरा है। ठीक है, इसीलिए अक्षांश और देशांतर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब ये चलेगा तो क्लास में एब्सेंट मत करना। ठीक है, ये हम लोग अगले दिन स्टार्ट करेंगे।